गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम एंड नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं निमित सैनी जियोमेट्री क्लिनिक की ओर से आप सभी हेल्थ पार्टनर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, आज हम एक टॉपिक के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सीओपीडी अस्थमा। और इसको विस्तार पूर्वक समझाएंगे डॉक्टर हर्षवर्धन सर, अभी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। 2 मिनट दीजिए। सर, वॉइस आ रही है आप सभी को? डॉक्टर हर्षवर्धन सर, आपको वॉइस आ रही है? हेलो। मैम, सर को अनम्यूट कर दीजिए, सर की वॉइस नहीं आ रही है मैम। एक मिनट। मैम, दूसरे आईडी से भी ज्वाइन कर रहे हैं, एक और उससे ना, मोबाइल से ऐड कर दीजिए। हेलो। आवाज आ रही है क्या? हाँ, यस सर, आपकी वॉइस आ गई है सर। अभी आ गई ना? हाँ, ठीक है। तो शुरू कर सकते हैं। यस सर। एंड थैंक ओके। यू सो मच सर, कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। और फर्स्ट सर, आप अपने की इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी।
तो गुड मॉर्निंग। आई होप मेरी आवाज़ सबको आ रही है और प्रेजेंटेशन भी दिख रहा है। यस सर, यस मेरा सर। नाम जी, मेरा नाम डॉक्टर हर्षवर्धन है। और मैं जियोमेट्री क्लिनिक पे एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन एंड सर्जन करके एम्पैनल्ड हूँ। और पिछले ऑलमोस्ट 8 महीने से या 6-8 महीने से या साल भर से मैं इस पे प्रेजेंट पेशेंट्स प्रोवाइड बेसिक में स्पेशलाइज मेडिसिन एंड सर्जरी में और मल्टीपल फेलोशिप भी है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। आज हम लोग जिस टॉपिक के लिए साथ में आए हैं, बेसिकली विंटर सीजन है और दिल्ली में आपको पता है EQI काफ़ी बढ़ा हुआ है। और पेशेंट्स जो है अस्थमा एंड COPD के, उनके लिए सबसे बुरा समय अभी फिलहाल चल रहा है। बिकॉज अस्थमा एंड COPD का एग्जैसर्बेशन सबसे ज़्यादा विंटर्स में ही होता है, और साथ में जब पोल्यूशन उसमें एड ऑन रहे तो उसके कारण और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आज हम उसी के लिए एक शॉर्ट डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे पास मैंने ज़्यादा, क्योंकि टॉपिक इतने वास्ट है, अगर मैं एक एक टॉपिक को भी प्रेजेंट करूँ तो 4 घंटे लग जाएंगे, तो वो उतना डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा। इट विल बी ए वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ डिस्कशन बिटवीन डिफरेंसेस, जो दोनों में क्या फ़र्क है, और इनिशियल मैनेजमेंट कैसी करनी चाहिए और क्या मैनेजमेंट रहनी चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको सबको आवाज़ मेरी आ रही है तो आप थोड़ा कंफर्म बताइए, सबको आवाज़ आ रही है? यस सर, वॉइस आ रही है सर। ओके जी, ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले तो डेफिनेशन क्या है। तो अस्थमा जो है इज अ हेट्रोजीनस डिसीज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक एयरवे inflammation. It is defined by history of respiratory symptoms such as wheeze, shortness of breath, chest tightness and cough that vary over time and in intensity together with variable expiratory airflow. मैं इसको पूरा डिटेल में जब डिफरेंसेस बताऊंगा तो दोनों को समझा दूंगा। लेकिन बेसिकली ये फेफड़ों की बीमारी है जिसमें कि इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन होती है, जो वेरिएबल है, मतलब कौन ठीक हो जाता है पेशेंट, कभी एग्जैसर्बेशन मतलब। और जब बीमारी बढ़ती है तो उसके लक्षण होते हैं कि सांस फूलना, छाती में प्रेशर लगना, साए साए या सीटी जैसी आवाज निकलना सांस लेते वक्त, और चीजें होती है। ये कब होता है? मोस्ट कॉमनली जब उनको कोई पोल्यूशन, डस्ट, पोलन, विंटर्स, इसमें जब एक्सपोजर बढ़ता है और एग्जैसर्बेशन मतलब बीमारी बढ़ती है, उस वक्त होता है ये। दूसरा जो है COPD, वो एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, प्रोग्रेसिव लंग डिसीज है, कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। वही उसमें भी सेम सिम्टम्स है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस फूलना, खांसी, खांसी के साथ बलगम आना, और साथ में सांस फूलना। लेकिन ये प्रोग्रेसिव है, मतलब वो बढ़ते जाती है। एयर फ्लो लिमिटेशन उसका धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसा एकदम नहीं, नहीं धीरे धीरे बढ़ता है। अब ये आपको पैथोलॉजी मतलब होता क्या है एग्जैक्टली exactly? तो अस्थमा में मेरा बेसिकली तो अगर ये आप, इतना आदमी होगा नहीं करेगा मेरा। देखो हेलो, ये कितना है। साइलेंट पे करना होगा शायद अभी हेल्थ किसी का। पार्टनर से रिक्वेस्ट है, वो अभी हाँ वेबिनार राधा, को देखें और सुने सर जो बता रहे हैं। ले लो ना राधा, तो पूरा पूरा। उसको थोड़ा साइलेंट करेंगे तो यस लोगों सर, को। यस सर, मैं कर रहा हूँ सर। रामविलास सर, वेबिनार देख लीजिए सर, अभी बाद में क्वेश्चन पूछ लेना आप। हाँ जी, थैंक यू। तो बेसिकली अस्थमा में होता क्या है कि ये आप एक पिक्चर आपके सामने आ रहा होगा, जो कि एक ये नॉर्मल एयरवे लिखा है, अस्थमेटिक एयरवे, और अस्थमा ड्यूरिंग अटैक लिखा हुआ है। तो ये हमारे फेफड़ों में छोटी छोटी नलियां होते हैं, इसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और साथ में से गुब्बारे जैसे जो आखिरी में दिख रहा है, वो बेसिकली एल्वियोलाई होता है। मतलब गुब्बारे होते हैं छोटे छोटे, जहाँ पे एक्सचेंज होता है एयर का, ऑक्सीजन अंदर जाता है और खून में ऑक्सीजन मिलके CO2 खून में से उसमें आता है, और फिर वो नलियों के द्वारा बाहर, फेफड़ों के द्वारा हम लोग सांस बाहर फेंकते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्सचेंज होता है, वो ये पीछे में एट द एंड जो गुब्बारे दिख रहे हैं उसमें होता है। ठीक है। और ये जो नलियां होती है इसको ब्रोंकियल्स बोलते हैं। इसको जो है अलग अलग लेयर्स होती है, स्मूथ मसल सेल्स, एपिथेलियम, ठीक है, और कोलेजन टिश्यू एंड आउटर ये सिरोजा, ऐसे 4-5 लेयर्स होती है उसकी।
ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जिनमें अस्थमा होता है बेसिकली उनमें सूजन रहती है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन्फ्लेमेशन के कारण क्या होता है कि ये जो है जो आपका वॉल जो है वो थिक हो जाती है। देख रहे हैं आपको, नॉर्मल से अगर आप कंपेयर करते हो, नॉर्मल से अगर आप अस्थमा वाले का कंपेयर करते हो तो जो वॉल होती है वो थिक, कारण क्या होता है, एयरवे जो है वो नैरो हो गया। अगर आप देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड का वो नॉर्मल एयरवे है और बीच वाला जो है वो सिकड़ा सिकुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेमेशन। हेलो। यस वो सर। हाँ सर। हेलो। सर ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस सर। हाँ, तो डिफरेंस नॉर्मल, अभी आ रही है क्या? हेलो। यस सर अब आ रही हेलो हेलो, आवाज आ रही है। है? यस सर वॉइस आ रही है सर। हाँ आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। आपका ही म्यूट हो ठीक गया, है। आ रही है ना? हाँ जी, ठीक है। मैं बता रहा था कि ये अस्थमा का जो जब मतलब पेशेंट ही है उस वक्त ये रहता है सिचुएशन। लेकिन जब अस्थमा का अटैक आता है तो ये जो मसल्स होती है, यहाँ स्मूथ मसल्स होती है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है, एकदम से सिकुड़ जाती है, तो हवा आना जाना जो है बंद हो जाता है। इसलिए पेशेंट को जो सिम्टम्स आते हैं, सांस फूलना, वो सब चीजें होती है। अब ये दो चीजें, दोनों में डिफरेंस है, अस्थमा और सीओपीडी। तो अस्थमा में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एयरवे है वो थिक हो जाता है और उसके अंदर सिकुड़न आती है और वो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसके कारण एयरवे जो है वो नैरो हो जाता है। लेकिन सीओ जो है उसमें जो है बेसिकली जो गुब्बारे होते हैं, एल्वियोलाई जिसको बोलते हैं, वो फूल जाते हैं। उसका जो है वो क्रॉनिकली, मतलब बीमारी के कारण वो फूल जाते हैं, और उसमें से जो है एयर ट्रैपिंग होता है अंदर में, जो हवा गुब्बारा जो पूरी तरह फूलना और सिकुड़ना चाहिए वैसा ना होते हुए कंटिन्यूस फूला हुआ रहता है, तो एयर ट्रैप हो जाती है अंदर। तो उसमें सीओपीडी, उसको सीओपीडी बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है, अस्थमा में एयरवे का डिफरेंस है, मतलब एयरवे इन्वॉल्व है, और सीओपीडी में टर्मिनल जॉल्ट है। ठीक है। अब इसके कारण क्या है दोनों के, तो बेसिकली अगर आप देखें, सीओपीडी का मुख्य कारण है स्मोकिंग, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, वर्क प्लेस पोल्यूशन, एंड हमारा जो सराउंडिंग, मतलब व्हीकुलर पोल्यूशन। तो ये सारी चीजें जो है ये मोस्ट कॉमन कॉजेस है सीओपीडी का, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज। तो जो लोग बीड़ी, सिगरेट, सिगार या जो भी लेते हैं कंटिन्यूअसली या क्रॉनिकली लेते हैं, उनको ये सीओपीडी होता है। दूसरा, जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे व्हीकुलर या एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा है, उनमें भी बहुत कॉमनली पाया गया है। और जिनका ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, जैसे कोई धूल मिट्टी का काम ज़्यादा करता है, या इसमें करता है खेतबाड़ी में, खेती बाड़ी में जिनको वो थ्रेशर वगैरह चलाते हैं जिसमें काफ़ी बारीक धूल ये निकलता है, पार्टिकल्स निकलते हैं, तो उनमें होता है। जबकि अस्थमा जो है उसके लिए एलर्जी का टेंडेंसी होता है, उसलिए होता है। तो सबसे कॉमन क्या कॉज है अस्थमा के लिए, तो हमारा जो डस्ट माइट, ये जो कीड़ा दिख रहा है आपको यहाँ पे, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है ये, हाउस डस्ट माइट बोलते हैं, इसकी एलर्जी होती है। और इसी से जो है अस्थमा को एग्जैसर्बेशन या ट्रिगर रहता है वो। तो जहाँ पे हम घर में जब झाड़ू लगाते हैं तो ये सारी माइट हमारे ऊपर आ जाती है, और फिर उसके कारण पेशेंट्स को उसका सिम्टम शुरू होता है। जिनको अस्थमा है उन्हीं को, हम जैसे मुझे नहीं है अस्थमा तो मुझे नहीं होगा, लेकिन जिनको अस्थमा है अगर वो धूल मिट्टी उनके ऊपर, मतलब जो डस्टिंग करते हैं, उसका अगर एक्सपोजर हो जाए तो उनको अस्थमा का अटैक आएगा। दूसरा है पोलन एलर्जीज, मतलब जो फूल वगैरह होते हैं उसके पराग होते हैं, उसकी एलर्जी होती है, उसके कारण भी अस्थमा होता है। और तीसरा जो है वो घर में पेट्स वगैरह रहते हैं, अगर उनको साफ सफाई ना रखी जाए, उनका उनको रेगुलर बाथिंग और ये स्क्रबिंग वगैरह ना किया जाए, तो उनके कारण भी हो सकता है। मतलब किसी किसी को हो सकता है, जिनको एलर्जी है उनको होगा, जिनको नहीं है उनको नहीं होगा अस्थमा। तो ये जो है बेसिकली देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक पिक्चर दिख रहा है, दोनों का डिफरेंस, सीओपीडी और अस्थमा। तो सिगरेट स्मोक से क्या होता है, सिगरेट स्मोक जब कॉन्टिन्यूसली लिया जाता है तो ये एल्वियोलाई, मतलब हमारे फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, एक होता है एपिथेलियल सेल, दूसरा होता है एल्वियोलर मैक्रोफेज।
तो ये स्टिमुलेट होते हैं या ये सेंसिटाइज हो जाते हैं, और ये जो है ये CD8 सेल एंड न्यूट्रोफिल करके वो बनाते हैं। और वो बनाने के कारण जो है बेसिकली जो हमारी अन्न नली है, सॉरी, जो हमारी फेफड़ों की नली है, स्मॉल एयरवेज जिसको बोलते हैं, वहाँ फाइब्रोसिस होता है और एल्वियोलर डिस्ट्रक्शन होता है। ये सीओपीडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सीओपीडी में अगर आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो तो ये आदमी जो है जिनको ऑक्सीजन लगा हुआ है, इनके जो गुब्बारे हैं वो देखो कैसे फूले हुए हैं। तो ये रीजन ये है कि स्मोकिंग, क्रॉनिक स्मोकिंग के कारण वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एल्वियोलाई, और उसके कारण वहां पे फाइब्रोसिस भी हुआ है और एल्वियोलर डिस्ट्रक्शन हुआ है। और लेफ्ट हैंड साइड में अलर्जन जो मतलब बच्चा है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि एलर्जी जो है, एलर्जन जो है, जैसे हाउस माइट हो गया या डस्ट हो गई या पोलन हो गया, उसको एक्सपोजर के कारण CD4 सेल्स एंड इओसिनोफिल ये सेल्स बनना चालू हो जाते हैं। और उसके कारण ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, मतलब ये नली जो है ये देखिए अब बारीक हो रही है ना, यहाँ पे सिकुड़ रही है, ये होना, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, तो ये दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका पैथोफिजियोलॉजी है दोनों का, एस्थमा और सीओपीडी का। किसी किसी में ओवरलैप भी होता है, मतलब सीओपीडी भी है और अस्थमा भी है, दोनों चीजें हैं। तो ये ऐसे भी पेशेंट पाए जाते हैं कि जिनको अस्थमा भी है और सीओपीडी भी है, तो उनमें दोनों चीजें रहती है कि आपका मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स भी इन्वॉल्व है और मास्ट सेल्स और ईओसिनोफिल्स भी इन्वॉल्व है। अगर आप मोटा माटी उनका क्लिनिकली अगर उनको डायग्नोसिस करना है कि अस्थमा कैसा है और सीओपीडी कैसा है, तो ये चार्ट आपको इजीली बता देगा। तो बेसिकली अस्थमा जो है उसकी शुरुआत बचपन में होती है या अडल्ट या एडोलेसेंट में भी हो सकती है, बट एज जनरली 45 के नीचे होना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री होती है उनको, मतलब घर वालों में किसी में एलर्जी या अस्थमा की हिस्ट्री होती है, या कोई स्किन एलर्जी या स्नीजिंग, राइनाइटिस, ये सब चीजें होते हैं, उनमें जनरली अस्थमा पाया जाता है। जबकि सीओपीडी जो है उसका जो ओरिजिन है या ऑनसेट है, मतलब शुरुआत जो है, वो लेट एज में होती है, 45 ईयर्स, जिन्होंने 10 साल, 15 साल, 20 साल स्मोकिंग किया है, उनमें जनरली सीओपीडी पाया जाता है। सिम्टम्स क्या है, वही मैंने जैसे बताया, खांसी, कफ, डिस्निया मतलब सांस फूलना, सीटी जैसी आवाज या साय साय आवाज आना, छाती में टाइटनेस लगना, ठीक है, ये सब अस्थमा में होता है। लेकिन कब, जब पेशेंट को अस्थमा का अटैक हो तभी। लेकिन सीओपीडी जो है उनको ये क्रॉनिकली रहता है, कफ रहना, सांस फूलना, है ना, ये सारे सिम्टम्स ऑफ राइट हार्ट फेलियर, मतलब पैरों में सूजन वगैरह आना, ये सब चीजें जो है ये क्रॉनिकली रहता है सीओपीडी में। अब क्लिनिक में जब आपके पेशेंट आता है तो उनको आपको क्या देखना है, तो जैसे रेस्पिरेटरी रेट कितना बढ़ा हुआ है, सांस लेने की जो ये है, 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई उसका सेचुरेशन थोड़ा कम ज़्यादा है। उसके बाद छाती पे स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि अस्थमा में रोंका या सुनी आएगी आपको। तो टिपिकल एक रोंकाय का जो सीटी बजने जैसा ही आवाज़ होता है बेसिकली, वो आपको छाती में सुनाई आएगा। सीओपीडी में जो है लेकिन अलग रहेगा पैटर्न, उसमें थोड़ा सा साउंड डिक्रीज, हाँ, ब्रेथ साउंड्स रहेगा, क्रेप्स रहेंगे। अगर आप उसको परकस करेंगे चेस्ट पे तो हाइपर रेजोनेंट आएगा, साइनोसिस दिख सकता है पेशेंट को, छाती ऐसी फूली हुई बैरल जैसी, मतलब एक जो बैरल रहता है ना ऑयल का या किसी का, उस हिसाब से सर्कुलर हुई हुई चेस्ट दिखेगी। पर्स स्लीप ब्रीदिंग, मतलब पेशेंट जो है वो जनरली मुंह बंद करके सांस लेगा, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ ऐसा सांस लेगा। अगर अक्यूट अटैक है तो दोनों में नेजल फ्लेयरिंग दिखेगा, नाक की जो ये होती है ओपनिंग होती है वो ऐसी फैली हुई दिखेगी, पेशेंट की छाती ऊपर नीचे हो रही है काफी और वो सारे मसल्स यूज कर रहा है सांस लेने के लिए, ये आपको दिखेगा। पीएफटी करेंगे तो पीएफटी में आपको जो है अलग अलग चेंजेस दिखेंगे जो मैं आपको आगे में बताऊंगा। ये एक एक्सरे है, आप अगर देखोगे तो इसमें से जो ना राइट साइड में जो दिख रहा है वो आपका नॉर्मल एक्सरे है, और जो लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है वो आपका डिसीज्ड एक्सरे, सीओपीडी वाला। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो आपको यहाँ पे डोम ऑफ डायफ्राम दिख रहा है, ये डोम ऑफ डायफ्राम कैसा कर्व है, मतलब ये एक मसल होती है जो हमारे छाती को एब्डोमेन से सेपरेट करती है, तो ये कर्व्ड है ना, तो मतलब ये नॉर्मल है। लेकिन इसमें कैसा ये फ्लैट हो गया है, क्यों फ्लैट हो गया है, तो उसके कारण इसका डिफरेंस है, बेसिकली ये दोनों में डिफरेंस है। छाती भी अगर आप देखोगे, लंग भी देखोगे तो हाइपर इन्फ्लेटेड है, तो काफी फैली हुई लग रही है लंग, यहाँ पे ज्यादा फैली हुई नहीं है, यहाँ पे ज्यादा फैली हुई है। ट्यूबुलर हार्ट बोलते हैं, ये ट्यूबुलर हार्ट है, एकदम से सिकुड़ गया है, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट सिकुड़ गया है। अगर इनका आप वो देखोगे, डिफरेंसेस देखोगे तो भी आपको वो भी पता चलेगा, ब्रोंकियोअल्वुलर मार्किंग्स भी ज्यादा रहेगी, ठीक है।
स्पायरोमेट्री में बेसिकली दो पैटर्न मिलते हैं मोस्ट कॉमनली, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न, रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न। तो वो हम लोग इवेलुएट करते हैं पीक एक्सपिरेटरी फ्लो वॉल्यूम और जो है रिकवरी फेज, ये दोनों चीजें देख के फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है या रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है, और उस पर से हम लोग डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। ये गोल्ड गाइडलाइंस है। गोल्ड गाइडलाइंस के अनुसार माइल्ड गोल्ड 1, मॉडरेट गोल्ड 2, सीवियर गोल्ड 3 एंड वेरी सीवियर गोल्ड 4। तो FEV1 फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय FVC फोर्स वाइटल कैपेसिटी, इनका अगर रेशियो लेते हैं तो 0.<0.7 चाहिए। और प्रेडिक्टेड FEV1 अगर माइल्ड है तो मोर देन 80%, मॉडरेट है तो 50 to 80, सीवियर है तो 30 to 50, वेरी सीवियर है तो लेस देन 30। ये बेसिकली गाइडलाइंस है कि सीवियर डिसीज सीवियरिटी को कैसे हम लोग क्लासिफाई करें ताकि हमारी ट्रीटमेंट उसके अनुसार मॉडिफाई हो जाए। उसी प्रकार अस्थमा में भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि किसी का अस्थमा माइल्ड है, माइल्ड इंटरमिटेंट है, माइल्ड परसिस्टेंट है, मॉडरेट परसिस्टेंट है, सीवियर परसिस्टेंट है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर एक हफ्ते में एक बार भी नहीं होता है पेशेंट को अस्थमा का अटैक, तो मतलब माइल्ड इंटरमिटेंट है। अगर एक से ज़्यादा बार हो रहा है एक हफ्ते में लेकिन हर रोज़ नहीं हो रहा है तो माइल्ड परसिस्टेंट है। अगर उसको अस्थमा का सिम्टम डेली है तो मॉडरेट परसिस्टेंट है। और अगर दिन में कंटिन्यूस हो ही रहा है तो सीवियर परसिस्टेंट है। इंटेंसिटी में भी वही है, माइल्ड एंड ब्रीफ, डिस्टर्ब्स डेली लाइफ और स्लीप एटलीस्ट वंस अ मंथ, माइल्ड परसिस्टेंट। डिस्टर्ब्स डेली लाइफ, स्लीप एटलीस्ट वंस अ वीक, मॉडरेट परसिस्टेंट। एंड रिस्ट्रिक्ट्स डेली लाइफ, वो दिन के अपने रेगुलर काम भी नहीं कर सकता है तो सीवियर परसिस्टेंट। रात के सिम्टम्स, नाइट टाइम के भी सिम्टम्स, लेस देन ट्वाइस अ मंथ माइल्ड है, माइल्ड इंटरमिटेंट। ट्वाइस और मोर अ मंथ माइल्ड परसिस्टेंट, मतलब रात में नींद खुल रही है उनकी, सांस लेने के लिए फूल रहा है, तो वो आपको उस पे आप लोग हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद वही PEF1 जो हमने अभी बताया था उसके अनुसार भी उसका ग्रेडिंग होता है। मोर देन 80% अगर FEV1 है तो 80 तो माइल्ड है, 80% के आसपास है तो माइल्ड है, 60 to 80 है तो मॉडरेट है, और लेस देन 60 FEV1 है तो सीवियर परसिस्टेंट है। अब आपके पास पेशेंट आता है तो आने के बाद आपने उनको कैसे असेस करना है? तो पहले तो आप उनका वाइटल्स लेते हो, हार्ट रेट, BP, रेस्पिरेटरी रेट, सैचुरेशन, ठीक है, और हिस्ट्री लेते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो। अगर PEF और ETCO2 का फैसिलिटी तो माइल्ड पेशेंट जो रहेगा, माइल्ड सिम्टम्स वाला जो पेशेंट रहेगा उसमें कैसा वो बात कर सक रहा है आपसे, फुल सेंटेंस बोल रहा है, माइल्ड टू नो नेसेसरी एक्सेसरी मसल यूजेज, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे उसकी छाती के मसल्स या नाक फैलना वगैरह वो सब चीजें ज्यादा नहीं है ना, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है सांस लेते वक्त, माइल्ड एक्सपिरेटरी व्हीजिंग, है ना, और सैचुरेशन जो है 90% के ऊपर है, तो ये माइल्ड डिसीज हो गया। अगर मॉडरेट डिसीज बोलेंगे तो वो शब्दों में बात कर रहा है, पूरा सेंटेंस बोल नहीं पा रहा है पेशेंट, तो हल्के हल्के शब्दों में बात करेगा आपसे। और उसका अगर आप देखोगे तो नाक फूली हुई दिखेगी, वो गर्दन की जो मांसपेशी है वो ऐसी तनाव में दिखेगी, छाती भी ऊपर नीचे काफी ज्यादा हो रही होगी, तो ये मॉडरेट हो गया। इसमें जो है मॉडरेट टू सीवियर व्हीजिंग, व्हीजिंग जो है मतलब सीटी की आवाज काफी ज्यादा आएगी आपको, बात करते वक्त भी आएगी। तो उनमें भी सैचुरेशन जो है वो 90% के और 95% के बीच में रह सकता है। और सीवियर में जो है आपका सैचुरेशन जो है लेस देन 90 रहेगा, और पेशेंट जो है बहुत थकावट महसूस करते रहेगा, सांस फूली हुई रहेगी, आपसे बात भी उससे ढंग से हो नहीं रहेगी, और उसको मतलब जी घबरा रहा होगा, और काफी उसकी मतलब आपको पसीना छूटा हुआ दिख रहा होगा, उसका बेसिकली सांस फूल रही है। तो वो सब चीज में इवन कंफ्यूजन, कोमाटोज और ऐसे भी पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है ये भी हो। ये राइट साइड में पिक्चर जो है इसमें जनरली ऐसी अटैक आता है तो पेशेंट छाती पे हाथ रख के सांस जोर जोर से लेता है। नीचे जो आपको फोटो दिख रहा है इसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजीमा में कैसे डिफरेंस करते हैं, तो वो आपको दिखेगा थोड़ा। ये एक्चुअली ये कॉकेशियंस या यूरोपियन लोगों में इजीली पता चल जाता है, हम लोगों में उतना अच्छे से दिखता नहीं है। बट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ब्लू ब्लोटर्स बोलते हैं, थोड़ा हेवी उनका वेट और जो बॉडी का ये होता है वो थोड़ा सा हेवी होता है, और ब्लूइश या साइनोटिक थोड़ा सा दिखता है। जबकि एम्फाइजीमा जो रहता है उसमें पिंक पफर्स बोलते हैं, तो थिन बिल्ट रहेंगे, जैसे ये COPD वाले थिन बिल्ट रहेंगे, और थोड़ा सा रेडिश, थोड़ा सा उनका एक ग्लो रहेगा।
आने के बाद सबसे पहले आपने तो सैचुरेशन देखने के बाद तुरंत पहले ऑक्सीजन शुरू करना है। पहले पेशेंट को अपराइट बिठाना है, क्योंकि लिटा के जो है डायफ्राम ऊपर चले जाता है तो लंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है, तो पेशेंट को और तकलीफ होगी। तो पहले बिठाना है अपराइट, ठीक है, या फिर 30 डिग्री पे भी या 45 डिग्रीज पे भी बिठा सकते हैं। और साथ में ऑक्सीजन शुरू कर देना है। ऑक्सीजन के गाइडलाइंस क्या है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन कब लगाना है, तो सैचुरेशन 92% के ऊपर है तो। अगर हाई फ्लो नेजल कैनुला कब लगाना है, उसके बाद एनआईवी मतलब बाईपैप मास्क कब लगाना है, उसके बाद आपका वेंटिलेटर कब लगाना है, इसके गाइडलाइंस है ये पूरे। तो वो आपको हर पेशेंट का अलग अलग, आप जैसे एबीजी करते हैं उसके बाद आपका ये सैचुरेशन देखते हैं, उसके बाद वो बेसिकली डिफरेंशिएट किया जाता है और उसके अनुसार हम लोग ऑक्सीजन देने का जो रूट है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद पेशेंट आता है आपके पास तो आपको उनको नेबुलाइजेशन देना होता है। नेबुलाइजेशन में आप जो है दो प्रकार, ये तो नेबुलाइजेशन है, ये जो मशीन में डाल के हम लोग देते हैं, रेस्प्यूल्स लिक्विड फॉर्म में आता है वो, उसमें हम लोग डिजोल्व करके देते हैं। दूसरा है एमडीआई, मीटर डोज इनहेलर। जनरली ये पेशेंट खुद लेके आता है कि सर मेरे को ये ऑलरेडी चल रहा है और मैं ये ले रहा हूँ, तो आप सुपरवाइज भी दे सकते हो कि आप मेरे सामने अभी ले लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। क्या देना है लेकिन इसमें मेडिसिन, तो बेसिकली इनहेल्ड स्टीरॉइड्स दे सकते हैं एंड बीटा टू एगोनिस्ट या ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं। तो इनहेल्ड स्टीरॉइड में कौन कौन से आते हैं, तो बेक्लोमिथासोन, बुडेसोनाइड, फ्लूनिसोलाइड, फ्लूटिकासोन, मोमेंटासोन, ठीक है। तो बुडेकॉर्ट, फोराकॉर्ट करके आता है, बुडेसोनाइड, फॉर्मोटेरॉल आता है, वो आप दे सकते हो, ठीक है। इनहेल्ड स्टीरॉयड ये बहुत अच्छा एक्ट करता है, ये अस्थमा में काफ़ी उसका अच्छा रोल है। और जैसे ही पेशेंट आता है, आपने कंफर्म हो गया आपका डायग्नोसिस, तो आप डेफिनेटली पहले आप निबुलाइजेशन में बुडेकॉर्ट या फॉर्मोटेरॉल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको जैसे इसमें डोसिंग वगैरह भी लिखा हुआ है, कितना डोज देना है क्या है वो भी लिखा हुआ है अलग अलग। मैं डिटेल में अलग यार इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें फिर प्रेजेंटेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। दूसरा है ब्रोंकोडायलेटर्स। तो ब्रोंकोडायलेटर्स को है ना वो तीन चार उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो बीटा टू आगोनिस्ट होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं, मिथाइल xanthines होते हैं, एंड कॉम्बिनेशन होता है। तो बीटा टू एगोनिस्ट में भी फिर शॉर्ट एक्टिंग साबा बोलते हैं उसको, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट। तो शॉर्ट एक्टिंग मतलब जैसे आपका साल्बुटामॉल हो गया, है ना, एल्ब्यूटेरॉल हो गया, मेटाप्रोटेनेरॉल हो गया। लॉन्ग एक्टिंग में क्या है, तो फार्मोटेरॉल हो गया, साल्मेटेरॉल हो गया, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग है। तो शॉर्ट एक्टिंग जनरली हम लोग जिनको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है, बहुत माइल्ड डिसीज है, तो उनमें हम लोग शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट देते हैं। और जिनमें मॉडरेट टू सीवियर डिसीज है या उनको डेली लगता ही है, तो हम लोग उनको लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट देते हैं। साथ में हम लोग यूजुअली हम लोग एक कॉम्बिनेशन देते हैं, तो बीटा टू एगोनिस्ट के साथ साथ एंटीकोलिनर्जिक्स भी देते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक्स में भी शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग में इप्राट्रोपियम है एंड लॉन्ग एक्टिंग में टायोट्रोपियम है। तो आपने लॉन्ग एक्टिंग यूजुअली हम लोग जो है इनमें जिनको सीओपीडी वगैरह है उनमें हम लोग जनरली लॉन्ग एक्टिंग देते हैं। उसके बाद मिथाइल xanthine जैसे ये अमाइनोफेलिन, डेरिफेलिन, ये सब चीज़ें हैं, ये भी हम लोग इमरजेंसी में एक्सासर्बेशंस में देते हैं। और डेरिफेलिन का टैबलेट बहुत बार 150 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम रात में हम लोग एक मेंटेनेंस डोज करके भी पेशेंट्स को देते थे पहले से। तो अभी भी उसको हम लोग बहुत लोग कंटिन्यू करते, कुछ लोग नहीं कंटिन्यू करते, बट देना चाहिए मेरे हिसाब से। कॉम्बिनेशन जो है मतलब ये दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन भी आता है, उस हिसाब से आप दे सकते हो। तो ये अल्गोरिदम है, जैसे पेशेंट आपके पास अक्यूट सीवियर अस्थमा के साथ अगर आता है, ये प्राइमरी केयर और एडोलेसेंट और अडल्ट्स में है। तो माइल्ड टू मॉडरेट अगर है तो भी आप साल्बुटामोल दो, जैसे मैं बताया शॉर्ट एक्टिंग है ना, एमडीआई या स्पेसर से। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप उसको असेस करो, उसका सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट है नहीं है। अगर इम्प्रूवमेंट है तो ठीक, नहीं है तो स्टीरॉयड आप दे सकते हो। स्टीरॉयड में आप जो है ये भी मतलब इनहेल्ड भी दे सकते हो, नहीं तो फिर आप ओरल या इंजेक्टेबल भी दे सकते हो, हाइड्रोकॉर्ट भी लगाते हैं। उसके बाद अगर सिवियरिटी थोड़ी ज़्यादा है तो साल्बुटामोल के साथ, या फिर आप ये भी दे सकते हो, ऑक्सीजन एंड प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हो नेबुलाइजेशन के साथ। और बहुत ही सीवियर है
तो आप जो है इप्राट्रोपियम और हाइड्रोकॉर्ट और ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये जनरली सीवियर चीज़ों में हम लोग हाइड्रोकॉर्ट लगाते हैं। यूजुअली माइल्ड इसमें हम लोग हाइड्रोकॉर्ट वगैरह नहीं लगाते। और उसके अनुसार फिर जो है मेंटेनेंस, एक बार पेशेंट का रीअसेस करने के बाद जो है फिर हम फ्रीक्वेंसी, मतलब दोबारा नेबुलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और एक बार पेशेंट स्टेबल हो जाए, उसका रेस्पिरेटरी रेट इंप्रूव हो जाए, सैचुरेशन इंप्रूव हो जाए, फिर हम पेशेंट को डिस्चार्ज का, आफ्टर रीअसेसिंग डिस्चार्ज का हम लोग सोच सकते हैं। तो पहले तो ऑक्सीजनेशन, उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर से नेबुलाइजेशन, इनहेल स्टीरॉइड नेबुलाइजेशन, है ना, ये सब चीज़ें करना है। और जो है एक्सपोजर जो है बेसिकली उनको उससे दूर रखना है, मतलब जो भी स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, ये सब चीज़ों से। ये अभी जीना का नया गाइडलाइन जीना 2025 है। इसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने चेंज की है कि स्टेप्स में लो डोज मेंटेनेंस, स्मार्ट, ठीक है, ये अलग अलग लाबा, आईसीएस, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये सब चीज़ें उन्होंने चेंज की है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जो मैंने बताया अभी तक उसको पूरी तरह रिप्लेस नहीं, बट थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। काफ़ी डिटेल में इसका प्रेजेंटेशन, ऑलमोस्ट 300 स्लाइड्स है जीना 2025 का। वो बताना इस समय थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मोटा माटी जो मैंने बताया आपको वही है बेसिकली, कि वही आपको करना है। अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसी केयर, आपका पेशेंट जब घर पे जाता है तो उनको क्या एडवाइस करना है, तो प्रिवेंशन के लिए तो स्मोकिंग आपको बंद करना पड़ेगा पूरी तरह से। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, मतलब आप जिस जगह काम कर रहे हो वहां पे अगर कोल्ड डस्ट है या स्मोक है या किसी चीज का फ्यूम्स निकल रही है तो आपको मास्क पहनना है। या आपको वहां से आपकी लोकेशन जो है वो चेंज करनी है। इफ यू आर एन अस्थमेटिक और विथ सीओपीडी तो आपने वो लोकेशन अपनी चेंज कराना है, जॉब प्रोफाइल चेंज कराना है। पोल्यूशन कंट्रोल, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में और ये कहाँ रहते तो वो तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आजकल वो एयर ह्यूमिडिफायर्स और फ्यूमिगेशन और वो सब फोमिंग वगैरह चल रहा है। और बाकी जो है आप पराली जलाना और वो सब चीज़ें, थोड़ा अगर वो कंट्रोल हो जाए तो शायद हो सकता है पोल्यूशन कंट्रोल हो। लिमिटिंग एक्सपोजर टू एलर्जेंस, तो घर में आप डस्टिंग की जगह पे अगर आप वैक्यूम क्लीनिंग कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा। आपके जो पेशेंट जहाँ पे जिनको पता है कि आपको एलर्जी है, अस्थमा है, तो आपने जहाँ डस्टिंग चल रही है वहां ना बैठते हुए दूसरे कमरे में चले जाना है। कहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, सीमेंट वगैरह का फ्यूम्स रहता है, डस्ट रहती है एयर में, वहां आपने थोड़ा अवॉइड करना है। जाते वक्त मास्क यूज कर सकते हैं। इन्फेक्शंस होते हैं तो कोई भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं तो उसको जल्दी ट्रीट करना है, क्योंकि कभी कभी वो इन्फेक्शंस के बाद पेशेंट को अस्थमा का अटैक आता है या एग्जासर्बेशन होता है, तो उसको ट्रीट जल्दी करना है। अदर रिकमेंडेशन, जो एल्डरली है जिनका एज ज़्यादा है उनमें हम लोग न्यूमोकोकल वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, आरएसवी वैक्सीन, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, ये सब भी एडवाइस करते हैं। बट इट डिपेंड्स ना, हर किसी को नहीं, केस टू केस बेसिस पे। ठीक है, ये आज का मेरा जो है एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन था अस्थमा एंड सीओपीडी का। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस, क्योंकि ये इतना वास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर नहीं कवर कर सकते पूरा। बहुत ज़्यादा डिटेल्स है वो। मैं एक यस आपको एक सर। ओवरऑल आइडिया दिया है। आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपको सवाल है तो। वंडरफुल सर, एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स को भी समझ आ गया है। और सभी हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट है, एक एक करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिवाकर मिश्रा जी। मैम दिवाकर मिश्रा जी को अनम्यूट कर दीजिए मैम। यस सर। थैंक यू सर। ये सर जो है एक पेशेंट है, जी। वो आता है,
आपकी आवाज कट रही है। जो मैं कहा कि उसको निमोनिया हुआ है, उसके बाद से ना तो दूसरे महीने तीसरे महीने जो है निमोनिया हो जाता है। ये क्या है, वो अस्थमा है या फिर और? निमोनिया के बाद उनको सिम्टम्स अस्थमा जैसे आ रहे हैं, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, ओके। तो अस्थमा के बाद जैसे किसी सॉरी निमोनिया जो है एक तो इन्फेक्शन है बेसिकली। और इन्फेक्शन अगर निमोनिया का जो पैच होता है अगर कितना बड़ा इन्वॉल्व है वो अपने को मुझे आइडिया नहीं, बट अगर जैसे लोबार निमोनिया है, ब्रोंको निमोनिया, तो वो पैच को कम होने में या रिजॉल्व होने में टाइम लगता है। वो तुरंत मतलब आपने एंटीबायोटिक कोर्स कर लिया लेकिन वो 10-15 दिन में ठीक होने वाला चीज नहीं है, उसको टाइम लगता है। तो पेशेंट को सिम्टम्स जो है ब्रेथलेसनेस के ऑन एंड ऑफ होते हैं निमोनिया के। लेकिन ऐसा नहीं है कि निमोनिया हो गया तो उनको अस्थमा डेवलप हो गया या सीओपीडी डेवलप हो गया। इट इज बिकॉज कि लंग इन्वॉल्व है निमोनिया के कारण, वो लोब इन्वॉल्व है और वहाँ पे एयर एंट्री बराबर नहीं है, वहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हुआ है जो हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन बोलते हैं। और वो उसको पूरा तरह से बॉडी उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके उसको ओपन भी करती है, लेकिन उसको टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। तो जनरली पाया गया है कि जो है 1-2 महीने के अंदर आपका जो है लंग का अगर आप एक्सरे निकालते हैं तो रिजॉल्वेशन दिखता है, कंप्लीट या पार्शल। लेकिन तब तक पेशेंट को बीच बीच में सिम्टम्स आते हैं। हो सकता है पेशेंट को प्रीवियस प्री एग्जिस्टिंग अस्थमा हो जो अभी माइल्ड फॉर्म में था या बहुत ही कम था, वो अभी एग्जैजरेट हुआ हो। ये भी हो सकता है कि बचपन में किसी को रहता है कि हमारे इसमें यहाँ पे बाढ़ कफ बोलते हैं, तो बचपन में उनको रहता है बट फिर वो भूल जाते हैं, उसके बाद उनको कभी आता नहीं है अटैक। और फिर जब ऐसे कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद फिर उसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन क्या उसको जो है हर दूसरे तीसरे महीने होता रहता है, रिपीट करता रहता है, वो रिपीट करता रहता है, ये इसके जो है बहुत सी जो है एंटीबायोटिक चलने के बाद भी जो है उसका या तो अस्थमा ही निमोनिया? हो सकता है इसका। हाँ नहीं, उसको तो। निमोनिया आप बोल रहे हो 2-2 महीने में निमोनिया हो रहा है ऐसा बोल रहे हो? हाँ जी जी। अच्छा, ये लेकिन आपने मतलब उसका जो है एक ही जहां पे पहले था निमोनिया वही निमोनिया वहीं वापस हो रहा है या दूसरे दूसरे जगह पे हो रहा है? नहीं, वहीं पे हो रहा है उसको। अच्छा, वहीं पे हो रहा है। तो बेसिकली उनको हो सकता है कि वहां पे कोई म्यूकस प्लग वगैरह हो, जो कि ब्रोंकस जो होते हैं एयरवे होता है ना, उसमें म्यूकस प्लग अगर वहां फंस जाए तो वो वहां का नली बंद हो गई है अगर, तो वो ब्रोंकस म्यूकस प्लग है या नहीं उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी करना होता है। तो बेसिकली ब्रोंकोस्कोपी करके हम लोग पता करते हैं कि म्यूकस प्लग वहां पे फंसा हुआ है या नहीं है। अगर म्यूकस प्लग है तो उसको निकालना जरूरी है, वरना वो कोलैप्स्ड ही रहेगा, वो लंग का वो पार्ट कोलैप्स्ड रहेगा हमेशा के लिए। तो आपको अगर उसको उनको वो करना है तो उनको चेस्ट फिजिशियन के पास भिजा के ब्रोंकोस्कोपी कराना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ कहीं म्यूकस प्लग तो नहीं अटका हुआ है, क्योंकि सिक्रीशंस तो निकलते हैं, कंसोलिडेशन में भी सिक्रीशंस आते ही है। और अगर म्यूकस प्लग फंस जाए तो एयर वहां पे एक्सचेंज होगा ही नहीं, तो वो कोलैप्स रहेगा। जी, थैंक यू सर। जी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अंकित कुमार जी, डॉक्टर एस के सिंह। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो। हेलो। यस सर, पूछिए। जी सर, गुड आफ्टरनून। जी, गुड आफ्टरनून। सर मेरा सवाल यह था कि जैसे अस्थमा में जैसे सांस वास चलता है तो उस समय बीपी बढ़ता है, तो सर उस समय मतलब बीपी की टेबलेट देना चाहिए साथ में या नहीं देना चाहिए मतलब? तो सबसे जैसा बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो बेसिकली बहुत बार ऐसा पाया जाता है कि लोगों को बीपी के लिए बीटा ब्लॉकर चालू रहते हैं, मेटाप्रोलॉल है ना, प्रोप्रानोलॉल, ठीक है। जी सर। तो कार्वेडिलॉल, तो ये जो दवाई है बीटा ब्लॉकर्स है, तो बीटा ब्लॉकर्स एग्जैसरबेट करती है, मतलब बीमारी अस्थमा की बढ़ाती है। तो हम लोग क्या दे रहे हैं यहाँ पे? बीटा एगोनिस्ट दे रहे हैं, हाँ ना, साल्बुटामॉल, ये क्या है? बीटा एगोनिस्ट है। और हम दवाई जो बीपी की दवा है वो अगर बीटा ब्लॉकर है तो वो उसके अगेंस्ट काम करती है। तो जो पेशेंट को अस्थमा है उनको आपने बीटा ब्लॉकर
अवॉइड करना है, देना नहीं है। उनको आपने बीपी की दवा चेंज करनी है। जैसे आप उनको एम्लोडिपिन दे सकते हो, या फिर आप उनको मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हो। उसके बाद आप टेलमिसार्टन दे सकते हो। ये सारी दवाई आप दे सकते हो, लेकिन आपने बीटा ब्लॉकर्स अवॉइड करना है जिनको अस्थमा की इशू है। अगर आप पेशेंट को देख रहे हो और उसमें एग्जासर्बेशन में अगर उनका बीपी बढ़ा हुआ है, वो नेचुरल रिस्पॉन्स है। कोई भी अगर स्ट्रेस में रहेगा तो उनका डेफिनेटली बीपी बढ़ेगा। तो बीपी की दवा तुरंत नहीं देनी है। आपने पहले उनका अस्थमा का सिम्टम्स कम करना है। जैसे ऑक्सीजन लगा दिया आपने, उनको नेबुलाइजेशन दे दिया, आपने उनको ब्रोंकोडायलेटर्स दे दिए, इनहेल स्टीरॉइड्स दे दिया। तो जैसे ही उनका सिम्टम्स कम होगा, वो थोड़ा एट पेस एट रेस्ट आएंगे, तो उनका जो है रेस्पिरेटरी रेट इंप्रूव होगा। जो घबराहट होती है, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, वो कम होने के बाद उनका बीपी अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो बीपी की दवा तुरंत नहीं लगानी है, पहले उनको रिअसेस करना है। पहले आपने उनका अस्थमा के सिम्टम्स ठीक करने हैं, और फिर देखना है। और हिस्ट्री पहले देखना है कि पेशेंट सही में पहले से हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है या नहीं है, क्योंकि ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन तो कोई भी स्ट्रेस में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। जी सर, किसी किसी पेशेंट को ऐसा होता है, मतलब जब अस्थमा मतलब ज्यादा सांस चलती है, जो दिक्कत होती है, उस समय ही बीपी बढ़ता है। मतलब कभी कभी ऐसा देखने में आता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आपने उनका पहले सांस जो फूल रही है उसका आपने निदान लगा के उसका ट्रीटमेंट आपने पहले करना है। और आपने फिर से बीपी जो है आधे घंटे में, 1 घंटे में दोबारा लेना है। अगर उसमें भी बीपी बढ़ा हुआ आता है, पेशेंट शांत है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट ठीक है, पेशेंट का सैचुरेशन ठीक है, और पेशेंट को कोई घबराहट नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, और फिर अगर आप देखते हो और उनका बीपी बढ़ा हुआ आता है, तो फिर हो सकता है उनको बीपी की बीमारी हो। तो फिर आपने जो है, जैसे मैंने बताया कि आपने बीपी की दवा आप लो डोज में शुरू कर सकते हो। लेकिन वही है, पहले असेस करना है कि कारण क्या है। कार्डियक अस्थमा नाम की भी एक चीज होती है कि भाई जिनमें कार्डियक इशू है और उसमें भी अस्थमा जैसे सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं, तो आपने बीपी की दवा दे देंगे तो हो सकता है पेशेंट को ऑलरेडी जैसे हाइपोटेंशन की तरफ या फिर कार्डियक शॉक या कार्डियक उसमें जा सकता है। तो वो थोड़ा सा आपने पहले असेस करना है, पेशेंट रेस्पिरेटरी है या कार्डियक है। तो वो थोड़ा सा असेस करके ही आपने डिसीजन लेना है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू। हेलो। सर थैंक यू सो मच सर। हाँ जी। जी हेलो। हाँ जी। हाँ जी जी। सर, पूछिए क्वेश्चन। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आपकी? श्यामलाल गोस्वामी जी, आवाज आ रही है आपकी, पूछिए जी सर। सर, ये हम इसका इसका ब्यूटासोनाइड जो रेप्सुल उसका डोज हम जानना चाह रहे थे कि इसको जब वो नेबुलाइज करना है तो इसका कोई पर्टिकुलर डोज होता है क्या कि मैंने। मैं पीडियाट्रिक्स का तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अडल्ट्स में जो है वो एक रेस्प्यूल आप डाल सकते हो। जब आप देते हो रेस्प्यूल नेबुलाइजेशन के लिए, तो एक रेस्प्यूल आप पूरा डाल सकते हो। और बच्चा इन्फेंट्स बच्चा हो 2 साल का 1.5 साल नहीं, का तो। इन्फेंट का नहीं, मैं नहीं, उसका नहीं बता सकूंगा। मैं पीडियाट्रिशियन नहीं हूं, मैं तो मैं बच्चों का नहीं बता पाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। सर अगर किसी जी को अस्थमा और बीपी दोनों है तो उस केस में, अगर जैसे ठंड इस मौसम में ज्यादातर ट्रिगर करता है अस्थमा, जी। तो उसको कैसे सर अवॉइड किया जा सकता है? प्रिकॉशन क्या रहेंगे उसके? वही प्रिकॉशन, मतलब अस्थमा का ट्रिगर जनरली जो तो एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, दूसरा जैसे मैंने बताया कि पोल्यूशन है, पोलन्स है, एलर्जेंस है। नहीं तो आपको पहले नहीं, पता सॉरी होना चाहिए कि आपको किस। सॉरी सर, मतलब एक्चुअली ये है कि जैसे किसी को अटैक आया, जैसे सांस फूलने लगी अचानक से, वो सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं या कुछ काम कर दिया अचानक से, जब उनको जो है सांस फूलने लगी, तो उनकी बीपी की दवा तो ऑलरेडी चल रही होती है पेशेंट्स की, ठीक है? जी। तो उस केस में मतलब क्या उनको जो है, जो इनहेल वाला जो रहता है इनहेलर, उसको दिया देना जो है रहता है, या मेडिसिन जो है उस समय पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब करनी चाहिए? मैं एक्चुअली थोड़ा सवाल मैं ठीक से नहीं समझा। सर जैसे पहले तो वो अटैक आता है मतलब, किसी को, नहीं जैसे तो पैनिक, अटैक, जैसे कौन सा अटैक अटैक आता है ना आप। लगातार। नहीं, कौन सा अटैक, अस्थमा अटैक, अस्थमा कार्डियक, अस्थमा हार्ट अस्थमा अटैक, अस्थमा या अस्थमा। और अस्थमा अटैक। हाँ। हाँ तो जी। अगर अस्थमा है पेशेंट को और उनका वो अगर कहीं जा रहे हैं और किसी ने झाड़ू मार दिया वहां पे और धूल उड़ गई और उनको सांस फूलने लग गई, हम्म। तो आपने उनको जो है पहले वहां पे पास में, मतलब आपके पास आने के बाद पहले तो असेस करना
करना है, छाती सुननी है, ऑस्कल्टेट करना है, वहां पे रोंका है कि व्हीज है क्या है वो सुनना है, सेचुरेशन देखना है, और फिर या तो ऑक्सीजन लगा सकते हैं, दूसरा उनको अपराइट बिठाना है, नेबुलाइजेशन देना है, ब्रोंकोडायलेटर या एमडीआई जो पफ रहता है उनके पास अगर वो कैरी करते हैं तो वो दे सकते हैं। इनहेल स्टीरॉयड जो होता है जैसे फार्मोटेरॉल हो गया, बुडेकार्ट हो गया, वो आप नेबुलाइजेशन से दे सकते हैं अगर अस्थमा की बात चल रही है तो। ठीक है, तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म पहले होना चाहिए। ब्रेथलेसनेस तो बहुत सारी चीजों के कारण हो सकता है। किसी में जैसे कार्डियक है, जैसे सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होती है उनको, क्योंकि कार्डियक जो है उनका इजेक्शन फ्रैक्शन ही कम है, लेफ्ट वेंट्रिकल सही से काम नहीं कर रहा है, तो उनमें होता है। किसी में खून की कमी, अनीमिया के कारण भी दम सांस फूलती है, तो उनमें ये सब चीजें काम नहीं आएगी। तो उनमें आपको वो असेस करना है कि कारण क्या है सांस फूलने का, वेदर इट इज अस्थमा, वेदर इट इज कार्डियक, वेदर इट इज मेटाबॉलिक, वेदर इट इज समथिंग एल्स। ओके सर, थैंक यू। जी ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी एंड सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी। हाँ, निमित एक एक सेकंड। यस। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, बहुत नॉलेज बढ़ी। और थैंक यू हेल्थ पार्टनर्स, आपने काफ़ी अच्छे से सुना भी और अच्छे सवाल भी पूछे। मैं बस एक ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ह्यूमन बॉडी काफ़ी क्रिटिकल होती है, ठीक है, और ये निमोनिया, अस्थमा, लंग्स रिलेटेड हैं और क्रिटिकल चीज़ें हैं। तो कभी भी आप किसी पेशेंट को अगर आपके कम अक्रॉस कर रहे हैं, मिल रहे हैं जहाँ पर ऐसी कुछ हैं, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, प्लीज़ हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर लें। केवल अपने आप से अगर नहीं है वैसा क्वालिफिकेशन तो ज़रूर आप लें, क्योंकि क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि लंग्स एक बड़ी ही सीरियस चीज़ है। तो उसका आप हमेशा डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, इनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, या और भी जो हैं पल्मोनोलॉजिस्ट जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनको कृपया आप लूप में ज़रूर रखें कि कुछ ऊंच नीच ना हो जाए किसी पेशेंट के साथ। थैंक यू जी। हेलो। थैंक यू सो मच। यस हाँ सर। जी, और हाँ। हाँ जी सर, जी मेरा एक क्वेश्चन है सर। तो जी सर कि आजकल हमारे इंडिया में कि अस्थमा सीओपीडी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पोल्यूशन जैसे दिल्ली का एरिया हो गया या फिर फैक्ट्रीज जहाँ पर होगी, तो इस एरिया में सीओपीडी अस्थमा बहुत ज़्यादा है सर। तो जी सर कि पेशेंट ऑलरेडी जो है पंप ले रहे हैं सर, ठीक है। जी। तो कि पेशेंट को आजकल ये थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज है कि पंप किस प्रकार से लेना चाहिए, क्या एक बार पफ किया वो मेडिसिन सारी लंग्स में पहुंची है या नहीं। थोड़ा सर इस चीज के बारे में बताइए सर। बहुत ही उम्दा सवाल आपने किया है। इसमें कंफ्यूजन बहुत है। गलत तरीके से पंप का यूज होता है, उसके कारण मेडिसिन पहुंच नहीं पाती जहां चाहिए वहां पे, और पेशेंट को लगता है मैं तो पंप ले रहा हूं लेकिन मुझे असर नहीं मिल रहा है उसका। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जो है एक तो आपने जब आपको कोई भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो एक तो उनसे पूरा आपने समझ लेना है कि कैसे यूज किया जाता है पंप, किस टाइम को सिंक्रोनाइजेशन होता चाहिए आपका, जो आप प्रेस करते हो पंप का जो है सिलेंडर जो ऊपर रहता है मेडिकल, वो और आपका इनहेलेशन करने का, सांस लेने का, सांस खींचने का, वो सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। अगर आपको बहुत बार एल्डरली लोगों में उनको नहीं पॉसिबल होता, उनमें वो हो नहीं पाता, इवन बच्चों में नहीं हो पाता, तो उनमें हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसर नाम की एक चीज होती है वो एडवाइस करते हैं। तो स्पेसर नाम की बेसिकली एक ट्यूब होती है, प्लास्टिक की ट्यूब होती है, वो उसमें वो एमडीआई जो आपका पंप वाला होता है वो एक हिस्से, एक तरफ वो लगता है और दूसरी तरफ आप उसको मुंह में इंसर्ट करके रखते हो। तो उसमें फिर आपको कोई सिंक्रोनाइजेशन और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें पंप कर दीजिए। जो मेडिसिन है वो स्पेसर में घुल जाता है, हवा में घुल जाता है वो बॉटल के अंदर, और फिर दूसरी तरफ आप जो है अपने हिसाब से सांस ले सकते हो मुंह से। तो उसमें आपको कोई सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं है, कोई आपको ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है। बस आपने उसमें पंप कर दिया, वो दवाई हवा में मिक्स हो गई है, अब आपको बस सांस अपने नॉर्मल तरीके से सांस लेना है, ताकि वो आपको सांस मतलब लंग के अंदर वो दवा पहुंच जाए। इनहेल्ड है ना, तो वो बराबर दवा छाती में पहुंचनी चाहिए। बहुत बार जब स्पेसर यूज नहीं करते लोग और पंप मारते, उसको पंप यूज करते हैं, तो मैक्सिमम दवा जो है वो पैलेट मतलब आपके जीभ के ऊपर और पीछे के हिस्से में मुंह के पीछे के हिस्से में वो डिपॉजिट
डिपॉजिट हो जाती है और वो जहाँ जानी चाहिए, फेफड़ों में जानी चाहिए, वहाँ नहीं जाती है। तो इसलिए हम लोग बड़े लोगों के लिए और बच्चों के लिए स्पेसर बताते हैं कि आप स्पेसर यूज कीजिए। अगर घर में है, ज्यादा बाहर घूमना नहीं है, तो मैं तो लोगों को नेबुलाइजेशन मशीन एडवाइस करता हूँ कि आप नेबुलाइजर खरीद लीजिए। वो भी आप कर सकते हो, नेबुलाइजेशन से भी कर सकते हो। किसी किसी में दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है कि वो स्पेसर यूज नहीं कर सकते, लेकिन अफोर्डेबिलिटी नेबुलाइजर की नहीं है। तो एक रोटा कैप नाम का भी आता है। तो एक कैप्सूल आती है और वो एक प्लास्टिक का उसका एक इंस्ट्रूमेंट आता है, कैप्सूल उसके अंदर फंसती है और वो घुमाने से कैप्सूल फट जाती है अंदर में, वो प्लास्टिक के वो मशीन या इंस्ट्रूमेंट के अंदर में। उसमें से जो पाउडर निकलती है, वो पाउडर आप इनहेल कर सकते हो अपने हिसाब से। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। जो जिनका अफोर्डेबिलिटी का इशू है, तो रोटा कैप, रोटा हेलर वो इंस्ट्रूमेंट है और रोटा कैप वो कैप्सूल्स है। तो वो आप कैरी कर सकते हो, आप जहां पे जाना है, आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, आप कैरी कर सकते हो। वो इकोनॉमिकल भी है और इजी टू यूज भी है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अभी 5 मिनट है सर के पास, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओपी सोलंकी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं हेलो। हाँ जी। मेरा सवाल तो हो गया था, मैं सिद्धार्थ सर आए थे तो मैं सिद्धार्थ सर को थैंक यू बोलना चाह रहा था। मैंने कहा कि आपने जिस जियो ऐप को लॉन्च किया, मतलब उससे बहुत सारे रूरल एरिया में पेशेंटों को फायदा हुआ, उसके लिए थैंक यू बोलना चाह रहा था। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू। दिवाकर मिश्रा जी, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, सर ये अस्थमा को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है सर? अस्थमा अस्थमा को, क्या? अस्थमा को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली अस्थमा को हम पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। वो क्योर नहीं हो सकता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक अस्थमा जो है वो एलर्जी का एक प्रकार है। तो एलर्जी मतलब बॉडी की टेंडेंसी है। तो वो चीज जो है वो हम ठीक नहीं कर सकते, बट हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसको हम लोग ट्रीटमेंट दे के नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। पूरी पूरी आयु जी सकता है आदमी, ऐसा नहीं कि उसकी आयु कम हो जाती है। सर ऐसा देखा गया है अक्सर कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। हाँ जी बिल्कुल, उसमें है जेनेटिक, उसमें है इन्फ्लुएंस है। तो अगर घर वालों में किसी में अगर अस्थमा की हिस्ट्री है, तो बच्चों में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर उसके रोकथाम के लिए कुछ उपाय सर? कुछ। रोकथाम के लिए वही है, आपको पता होना चाहिए आपको किस चीज से एलर्जी है। किसी को जैसे मूंगफली से एलर्जी होती है, तो वो मूंगफली ना खाए। किसी को वो कांग्रेस घास ग्रास बोलते हैं, जो घास जो होती है ना, कांग्रेस घास, जी जी। वो उससे एलर्जी होती है, उसके पोलन से या फूलों के पोलन से या पराग से एलर्जी होती है, तो वो वहां पे ना जाए। किसी को जो है डस्ट, जो है हमारे घर में जो धूल निकलती है, उससे एलर्जी होती है, तो वो थोड़ा सा वहां पे ना बैठे। कोई चादर झटक रहा है, कोई ऊपर माले से कोई पुराना सामान निकाल रहा है, तो आप वहां ना रहे, आप वहां से हट जाए। तो आपको एक्सपोजर अगर नहीं होगा, तो आपको अटैक नहीं आएगा। लेकिन सर ये क्लियर नहीं होता कि मैं एलर्जी किस चीज़ से हो रही है, तो इसका सर कोई टेस्ट वगैरह उसके जान लिए सकते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल किया। तो अगर आपको क्लियर नहीं है, तो उसके लिए एलर्जी टेस्ट होती है, एक पैच टेस्ट नाम की चीज होती है, एलर्जी पैच टेस्ट। तो उसके लिए जो है एक एलर्जी स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो उनके पास जाना होता है। वो आपके शरीर पे अलग अलग छोटे छोटे पैच लगाते हैं। पैच मतलब ऐसे चिकट पट्टी या जो बोलते हैं वो लगाते हैं। उसमें जो हम लोग कॉमनली एक्सपोज रहते हैं जो चीजों से, वो वहां पे लगा के देखा जाता है कि भाई किस चीज से एलर्जी है। किसी को दूध से हो सकती है, पनीर से हो सकती है, किसी को कोई तेल से हो सकती, कोई भी एलर्जी तो कोई भी चीज से हो सकती है। तो वो पैच में अपने को पता चलता है कि आपको किस चीज से एलर्जी है, तो पैच टेस्ट करा सकते हैं। सर ये टेस्ट कितने का आता होगा? कॉस्ट तो आइडिया नहीं सर मुझे, वो तो आपको पूछना पड़ेगा वहां पे जाके। ओके सर, थैंक यू। जी ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। दिवाकर मिश्रा जी, आप पूछिए क्वेश्चन। थैंक यू सर, दोबारा बुलाने के लिए आपको। ये जी थैंक सर, यू। नाइट में ही मेरा क्वेश्चन है कि नाइट में ही अस्थमा क्यों अटैक करता है, और उसके अस्थमा के साथ साथ जो है नाइट में बीपी ही प्लस क्यों हो जाती है? अच्छा, तो
यूजुअली अस्थमा का नाइट में नहीं होता है एग्जैसर्बेशन, वो सीओपीडी में होता है। तो सीओपीडी जो बीमारी है, जिनको जैसे स्मोकिंग विकिंग करते हैं, उनमें यूजुअली पाया जाता है ये नाइट वाला एग्जैसर्बेशन। अस्थमा में होता है बट वो सीवियर फॉर्म में, जिनको भी दिन में डेली अटैक आ रहे हैं, उनमें नाइट वाला बहुत कॉमन होता है। बट सीओपीडी में नाइट सिम्टम बहुत कॉमन है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे सीओपीडी में क्रॉनिकली जिनका फेफड़े जो है फूले हुए रहते हैं, तो उनके राइट हार्ट पे भी असर पड़ता है, तो हार्ट पे भी असर पड़ा हुआ रहता है। तो जब पेशेंट रात में रिलैक्स हो जाता है, तो पैर की तरफ से खून का सप्लाई जो है वापस बॉडी ऊपर की तरफ, अपर बॉडी की तरफ डिफ्लेक्ट होने के कारण वहां पे जो है फ्लूइड जो है बॉडी का, या इंट्रावस्कुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर इसमें चला जाता है। मतलब हमारे जो मेन धमनियों में जो खून होता है, वो ये एल्वियोलाई में जमा होना शुरू हो जाता है। तो जो विनस रिटर्न है वो ज्यादा होने के कारण रात में सुपाइन पोस्चर है, विनस रिटर्न ज्यादा है, आपका जो है डायफ्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, और आपको जो है बीमारी तो पहले से ही है। तो ये सब चीजों के कारण आपका रात में अटैक्स बढ़ते हैं सीओपीडी में। थैंक यू सो मच सर। अजय कुमार अमरोहा सर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। सर एक्चुअली में लंग्स में मतलब टीबी के पेशेंट होते हैं तो काफी लंग्स में उनकी दिक्कत रहती है सर। बिल्कुल। हेलो, जैसे कि हाँ जी। राहुल पेशेंट को एक मैंने दिखवाया था सर, तो ओके। काफी उसका सैचुरेट काफी कम हो रहा था सर, 90 के जी नीचे जा रहा था। जी जी, फिर उस पेशेंट को मैंने जो है हाई सेंटर रेफर कर दिया। तो जी फिर उसके बाद में क्या उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, तो जी। उन्होंने मतलब वो ठीक हो गया। तो उसमें क्या कंडीशन रही होगी सर? टीबी जो है ना, बहुत कॉमन, अच्छा सवाल पूछा आपने। हमारे इंडिया में एंडेमिक, वी आर एंडेमिक फॉर टीबी, हमारे यहाँ टीबी बहुत फैला हुआ है। तो जी कभी भी पेशेंट आपके पास आए, काफी दिन से खांसी है, बुखार है, सांस फूल रही है, या फिर वजन कम हो रहा है, तो फिर आपने जो है उनका एक्सरे, बलगम की जांच, वो सब चीजें करानी जरूरी है। तो टीबी के भी हाँ, बहुत सारे लेकिन प्रकार होते पेशेंट, हैं जी। हाँ तो हाँ सर, लंग, सर जो हाँ जी, हाँ जी। सर तो जो पेशेंट था, पेशेंट दिखने में बिल्कुल सही था, ठीक है, बस थोड़ा सा चल रहा था तभी सांस फूल रही और सैचुरेट कम हो रहा जी मतलब जी, होता जा मैं रहा वही था। बता रहा हूँ, वही उसी पे आ रहा हूँ। तो छाती में जो टीबी होता है उसके दो प्रकार होते हैं, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो पल्मोनरी जो जी टीबी होता है, उसमें क्या होता है कि फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस नाम की एक चीज होती है कि जी जब जी बॉडी, टीबी की आपने दवा चला दी, और उसके बाद उसको 6 महीने की ट्रीटमेंट ली या साल भर की ट्रीटमेंट ली, बेस्ड ऑन द टीबी कैसा है उसके हिसाब से, और फिर उसके बाद जो बॉडी उसको हील करने की जब कोशिश करती है, तो उसमें फाइब्रोसिस होता है। मतलब उसमें जो है हमारा जो फेफड़े है ना, वो बारीक बारीक बहुत सारे हजारों करोड़ों गुब्बारे से बना हुआ है ना। तो ये जी फाइब्रोसिस में क्या होता है कि इसका जो आर्किटेक्चर है, हाँ, जैसे अंगूर का जो एक गुच्छा पकड़े ना, उस प्रकार से रहता है छाती के अंदर, जी जी फेफड़ों के जी अंदर स्ट्रक्चर। तो ये फाइब्रोसिस के कारण वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो डिस्टर्ब होने के कारण क्या होता है कि फेफड़ों का जो आकार है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फेफड़े जो है सिकुड़ जाते हैं, एक तरफ से सिकुड़ना, आगे पीछे से सिकुड़ना, ऊपर नीचे से सिकुड़ना। तो ये फाइब्रोसिस के कारण का लंग का जो फूलना और सिकुड़ना जो चीज है ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, वो सही से हो नहीं पाता। इसीलिए पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होता है, मतलब सांस फूलती है उनकी। ये एक कारण हो गया। जी दूसरा कारण जो है, जिनको एक्स्ट्रा पल्मोनरी है लेकिन छाती में ही है, जो है प्लूरल इफ्यूजन, मतलब छाती में पानी बनना। तो अगर वो चीज जी है, जी तो अगर छाती में काफी पानी बन जाता है, तो वो छाती मतलब फेफड़ों को दबा देता है। तो अगर पल्मोनरी मतलब जी प्लूरल इफ्यूजन है, तो बेसल अटेलेक्टेसिस बहुत कॉमन है, मतलब लोअर लोब्स जो होते हैं लंग के, वो सिकुड़ जाते हैं क्योंकि प्रेशर के कारण, पानी के। तो उन पेशेंट्स में हम जी लोग यूजुअली प्लूरल टैपिंग करते हैं, दवाई मतलब दवाई देते हैं, लेकिन साथ साथ प्लूरल टैपिंग करके, थेरापेटिक टैपिंग बोलते हैं उसको, वो टैपिंग करके पानी जितना हो सके उतना निकाल देते हैं। फिर उसके बाद जो है दवाई के साथ साथ बॉडी पूरा पानी निकाल देती है धीरे धीरे। तो ये दो चीजें, मुख्य कारण यही है। सर, टीबी के पेशेंट में बार बार पानी लंग्स में इकट्ठा हो जाता है सर, ये? हाँ, वो प्लूरल इफ्यूजन मैं वही बोल रहा हूँ, वो बीमारी का उस प्रकार का नेचर है, जो एक रिएक्शनरी
वो जो बनता है पानी वो रिएक्शन है, बॉडी एक रिएक्शन दे रही है टीबी के इन्फेक्शन के लिए, तो वो प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। तो शुरू में अगर ज़्यादा पानी है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, थेरापेटिक प्लूरल टैपिंग करते हैं। कभी कभी किसी किसी पेशेंट में अगर पानी ज़्यादा बन रहा है, बार बार बन रहा है, तो बार बार भी करना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स में एक या दो बार ज़्यादा से ज़्यादा निकालना पड़ता है। उसके बाद दवा जब चालू हो जाती है तो पानी जितना निकल गया वो निकल गया, और थोड़ा बहुत जो है वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो पूरा पानी निकल जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। हाँ जी, लगभग कितना उसके लगभग 3 महीने तक वो एडमिट रखा, एंटीबायोटिक चली वगैरह हायर सेंटर में वो, बिल्कुल उसके बाद अब आ गया है बिल्कुल, अब ठीक है। जी। फिलहाल मैं अभी भी मतलब भारी काम तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बिल्कुल सांस इतनी नहीं फूलती, सेचुरेट बिल्कुल भी सही आ रहा है उसका। बिल्कुल। तो उनको वही है कि आप उनको एक ये रहता है, स्पायरोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, बहुत ही जी जी सस्ता और बहुत ही टिकाऊ इंस्ट्रूमेंट है, मतलब प्लास्टिक का बना होता है। आप अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगा। उसमें 3 गेंद होती है, जी हरी नीली लाल, जी और एक ट्यूब होती है। तो वो उससे आप जो है उनको आप फेफड़ों की एक्सरसाइज सिखा सकते हो। तो स्पायरोमीटर में बेसिकली उसमें अच्छा सांस खींचनी होती है और 3 गेंद उठानी पड़ती है पेशेंट को। वो आप उनको हर 2-2 4-4 घंटे में करने बोलिए, और फिर उल्टा करके फूकना होता है, बाहर फेंकनी होती है हवा। उसमें भी जी गेंद जी उठती है, 3 गेंदे। तो शुरू में नहीं उठा पाएगा 3 गेंदे, पहले एक उठाएगा, फिर 2 उठाएगा, फिर जब उसकी ताकत बढ़ेगी और लंग फंक्शन इंप्रूव होगा तो वो 3 गेंदे ऊपर नीचे कर सकता है। तो ये स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज हम लोग जनरली बताते हैं पेशेंट्स को, ताकि उनका रिहेबिलिटेशन अच्छे से हो जाए, मतलब लंग फंक्शन जो है वो नॉर्मल नॉर्मल की तरफ आ जाए। थैंक यू सर, मैं एडवाइस कर दूंगा, अगर वो आएंगे स्पायरोमीटर के लिए एडवाइस कर दूंगा मैं। जी ठीक है। तो ठीक है, वेबिनार आपके सर, वेबिनार से काफी जानकारी मिली। थैंक जी। यू सर। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और जी कि डॉक्टर अजय कुमार, देखिए, अगर आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं या फिर सभी हेल्थ पार्टनर्स के पास ऐसे सीओपीडी अस्थमा केस ऐसे आते हैं, तो आप जी कि सर को रेफर कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा जी ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब का। एंड सर, थैंक यू ठीक है सो मच सर। सर, वंडरफुल वेबिनार आपका रहा है आज का, और आशा करते हैं नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ जुड़ेंगे अगले थैंक यू सो मच। नए नए टॉपिक के साथ सर। बिल्कुल थैंक जी, यू सो थैंक यू मच सो सर। मच। एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच सभी हेल्थ पार्टनर्स को भी। जी सर, एक सेकेंड। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। ये बोल रहे थे कि टीबी में गर्दन साइड में मम्स भी होता है क्या, जख्म? मम्स नहीं, लिम्फ नोड होते हैं। अच्छा, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है सर? टीबी की दवा? दवा टीबी की दवा तो चलानी पड़ती है, लेकिन जी। कभी कभी अगर ज्यादा बड़ा हो लिम्फ नोड तो उसका बायोप्सी या एफएनएसी करके वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है या नहीं है देखना पड़ता है। अच्छा, दवा तो तो वो तो टीबी की ही चलती है, वो दवा टीबी की टीबी दवा का, से ही ठीक हो जाता है। लेकिन टीबी का दवा चल रहा था तो एक साइड तो पहले था लेफ्ट साइड में, फिर दवाई चलने के पीरियड में भी उसी कंटिन्यू अवस्था में फिर राइट साइड में भी एक मम्स तो गिल्टी वही हो गया। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है या नहीं देखने के लिए बायोप्सी या एफएनएसी करना पड़ेगा। वो जांच तो में पता चलेगा कि जो दवाई चल रही है वो उसके ऊपर चलेगी, या रेजिस्टेंट टीबी है उसके ऊपर अच्छा फिर 18 महीने की दवा चलाना पड़ता है। हायर टीबी की जो होती है ना, रेजिस्टेंट टीबी की, वो अलग होता है। अच्छा, तो वो चलाना पड़ता है ना, तो इसके लिए पर पहले पहले बायोप्सी बायोप्सी, करना हाँ पड़ेगा ना? एग्जैक्टली, पहले बायोप्सी करना पड़ेगा, उसका सीबी नेट और ट्रू नेट या जीन एक्सपर्ट उसका भेजना पड़ेगा, उसमें पता चलेगा रेजिस्टेंस है या नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। थैंक यू सर, समझ गया, अच्छी ओके, बात। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक ठीक। यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। जी।